आज हम चैप्टर 7 क्लास 9 का टॉपिक देख रहे हैं, वो है हुक्स लॉ। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत आसान है। सबसे पहले हम हुक्स लॉ को जब हम डिफाइन करते हैं उससे पहले हमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले है कि इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या चीज़ है? इलास्टिसिटी किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो वापस रिस्टोर होता है अपनी प्रीवियस शेप में, अपने ओरिजिनल साइज में। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है, जैसे ही आप उससे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा, ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इलास्टिसिटी। तो डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और हर मटेरियल की इलास्टिसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, सारे मटेरियल्स की सेम नहीं है। अब उसके बाद डेफिनेशन है स्ट्रेस। कि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस बेसिकली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। यहाँ पर हम स्ट्रेस जो है उस फोर्स को ले रहे हैं जिस तरह आप स्प्रिंग के यूनिट एरिया पर फोर्स लगाकर आप स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में आप स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, अब प्रेशर का भी फार्मूला यही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन उसमें फोर्स नॉर्मली एक्ट करती है। ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया के एक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम उसे प्रेशर का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ स्ट्रेस केस में यह है कि आप किसी बॉडी के यूनिट एरिया पर फोर्स लगाकर आप उसे पुश कर रहे हो, ठीक है, या पुल कर रहे हो, तो उस वक्त स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, अब इसका अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट क्या है? क्योंकि फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस का, तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो स्ट्रेस का यूनिट हो गया। अब स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन बेसिकली रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट के लेंथ के अंदर चेंज आता है ना, स्प्रिंग है तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा, उसकी लेंथ में चेंज और ओरिजिनल लेंथ के दरमियान जो रेशियो होगी उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस या टेंसाइल उसे हम कहेंगे स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, क्योंकि लेंथ के साथ रिलेशन है तो इसलिए हम इसे टेंसाइल का नाम देंगे। ठीक है, टेंसाइल सिर्फ इसलिए कहा गया है कि लेंथ में चेंज आता है, और वो स्ट्रेस जिसकी वजह से लेंथ में चेंज है उसे टेंसाइल स्ट्रेस कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ रेशियो टेंसाइल स्ट्रेन। अब इसका यूनिट क्या है? इसका अगर आपने यूनिट देखना हो तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। चेंज इन लेंथ ही है ना, लेकिन है तो लेंथ ही, इसका यूनिट क्या हुआ? मीटर। ओरिजिनल लेंथ है, इसका यूनिट भी मीटर। ठीक है, मीटर डिवाइड बाई मीटर कट गया ना, तो रेशियो का तो कोई यूनिट ना रहा, तो मतलब स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। तो यूनिट ऑफ दिस स्ट्रेन नो यूनिट। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है, वजह भी बता दी। अब हम देखते हैं हुक्स लॉ। कि हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस अप्लाई करने से, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेस के। स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस बट इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब जो डेफिनेशन है उसी को लिखा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाया, यहाँ पर स्ट्रेन आ गया। अब कांस्टेंट इधर है, स्ट्रेन इधर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो रेशियो बन गया स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान। फर्स्ट के यहाँ पर ये हमारे पास स्प्रिंग है, ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग की ये थी, उसके बाद हमने एक मैच अटैच किया जिसका कुछ वेट था, उसकी वजह से इसमें एक्सटेंशन हो गई, और एक्सटेंशन कितनी है? एक्स। ठीक है, तो इलास्टिक और ऊपर से आप फर्दर आप फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, तो फोर्स जो है वो एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ तक। जब डायरेक्ट रिलेशन रहता है तो ये लाइन स्ट्रेट आ गई, लेकिन उसके बाद आप फर्दर आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन उतनी एक्सटेंशन नहीं हो रही। ठीक है, तो ये क्या होगा? फिर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। इस रीजन में फोर्स तो ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन एक्सटेंशन उतनी नहीं हो रही, डायरेक्ट रिलेशन ना रहा। हुक्स लॉ यहाँ पर भी नहीं होता, इलास्टिक लिमिट से बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी। ठीक है, मटेरियल की शेप, स्प्रिंग जो है वो बेंड हो सकता है, बेंड हो जाएगा। ठीक है, वो वापस रिस्टोर भी नहीं होगा ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल शेप में उसकी इलास्टिक लिमिट से, क्योंकि वो बाहर चला गया इसलिए। लेकिन आप फर्दर फोर्स लगाते जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो मटेरियल टूट जाएगा, स्प्रिंग जो है वो ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो वो जो पॉइंट है ये बी डॉट पी, ये ब्रेकिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर वो मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन के बाद ब्रेक्स इनटू पीसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया हुक्स लॉ का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा जिस तरह मैंने बताया इसको थोड़ा इसी तरह आपने एक्सप्लेन करना है। अब इलास्टिक लिमिट क्या चीज़ है? इलास्टिक लिमिट बेसिकली वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कोई भी मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन एंड्योर और बेयर
विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। वो मैक्सिमम स्ट्रेस जिसमें कोई भी मटेरियल वो स्ट्रेस बर्दाश्त करे लेकिन उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो। इस तरह स्प्रिंग था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट रिलेशन रहा, यहाँ तक उसने बेयर किया, यहाँ तक कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उसकी लिमिट से बाहर गए, ठीक है, तो फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर इलास्टिक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इलास्टिक लिमिट से बाहर जाएंगे तो फिर हुक्स लॉ भी ओबे नहीं होना और मटेरियल की इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी। तो ये हमने इलास्टिक लिमिट के बारे में पढ़ा।